बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के लेसन नंबर 26 से ऑनवर्ड्स। 26 की बात करेंगे। द इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। जी, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात करेंगे। इन एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। जी, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई है अपवर्ड स्लोपिंग होती है सप्लाई का, ठीक है। अम, और जो स्लोप है डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट कास्ट। जिस हिसाब से आउटपुट कास्ट जो है, इनपुट कास्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसी लिहाज से हमारा जो इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। लॉन्ग रन इलास्टिसिटी विल जनरली बी ग्रेटर देन शॉर्ट रन इलास्टिसिटी। जो लॉन्ग रन इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। सिनेरियो को हम छोड़ते हैं, बात आते हैं डायरेक्टली अपने ग्राफ के ऊपर। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, इन एन अर्लियर चैप्टर वी स्टडीड हाउ फर्म रिस्पॉन्ड टू टैक्सेस ऑन इनपुट, नाउ वी विल कंसीडर हाउ फर्म डिपेंड ऑन टैक्स ऑन इट्स आउटपुट। जी, अब टैक्स पर किस तरह डिपेंड करती है एक फर्म अपने आउटपुट के हवाले से देखें। यहाँ पर उसने जो रेगुलर हमारा है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्राइस जो है वो चेंज हुई, ठीक है। कह लेंगे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यहाँ पे है, तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज प्राइस को यहीं पे होगी, ठीक है। पी नॉट इसको कह लेते हैं। प्राइस यहाँ से यहाँ शिफ्ट की, तो शिफ्ट करने से क्या हुआ कि जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई। अब प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। अब क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो हमारा जो ये जो है हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरफ को शिफ्ट हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होगी हमारी। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इंक्रीज होने से इस कर्व में चेंजिंग आई, ठीक है। हम बात यहीं से स्टार्ट की थी कॉस्ट चेंज होने से। नेक्स्ट क्या होता है कि जो सप्लाई है वो अल्टीमेटली, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ शिफ्ट की, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट की, तो प्राइस कर्व जो है वो चेंज हो गया। तो सप्लाई कर्व चेंज हो गया, S1 प्लस टैक्सेस, ठीक है। जो टैक्सेस चेंज हुए उनकी वजह से ये सारा कुछ चेंज हो गया। नेक्स्ट हो गया कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। Consumer surplus is the total benefit or value that consumer receive beyond what they pay for the good. कंज्यूमर क्या पे कर रहा है उसकी निस्बत कंज्यूमर रिसीव क्या कर रहा है, बेनिफिट और वैल्यू। कंज्यूमर क्या बेनिफिट क्या वैल्यू रिसीव कर रहा है, उस हिसाब से हम सरप्लस को कंसीडर करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द टोटल बेनिफिट और रेवेन्यू दैट प्रोड्यूसर रिसीव। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, प्रोड्यूसर क्या रिसीव कर रहा है। अब देखिए, ये एक प्राइस है 5, ये क्वांटिटी है। प्राइस से नीचे क्योंकि सप्लाई शुरू हुई है, इतना पोर्शन जो पोर्शन है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, और इससे ऊपर वाला सारा पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस है। क्यों? क्योंकि प्राइस की वजह से डिमांड पहले का ज्यादा डिमांड कम थी, ऐसा डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज हुई, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ क्या हुआ कि ये सारा पोर्शन वो है जो कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिले, कंज्यूमर को अपनी प्राइस पे करने पर एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। यानी शॉर्ट ये कह लें कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली डिमांड बेशक डिक्रीज हो रही है, लेकिन कंज्यूमर को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, वो फायदा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। वेलफेयर फैक्टर टू डिटरमाइन वेलफेयर इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, वी कैन मेजर द गेन और लॉस इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। हम गेन या लॉस को गवर्नमेंट पॉलिसी के हवाले से मेजर करते हैं कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सरप्लस के साथ। कंज्यूमर को सरप्लस कितना हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि इजाफी फायदा प्रोड्यूसर को कितना हुआ, कंज्यूमर को कितना हुआ। एक डेड वेट को डिस्कस कर रहा है कि सपोज द गवर्नमेंट इम्पोज अ प्राइस सीलिंग। ये जो प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दी, पहले ये प्राइस थी। अब जो प्राइस डिक्लाइन होगी तो उससे क्या होगा, सप्लाई डिक्लाइन हो जाएगी, विच इज बिलो द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस है उससे प्राइस कम सेट हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, द गेन टू कंज्यूमर इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर ए एंड द ट्रायंगल बी, ठीक है। ये रेक्टेंगल ए है, ये गेन कंज्यूमर गेन है, ठीक है, ये वाला। और साथ में ये जो है सी रेक्टेंगल बी, ये दोनों, ये कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। द लास्ट टू प्रोड्यूसर इज द सम ऑफ ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल सी। ट्रायंगल ए और ट्रायंगल सी जो है, ओके, ये वाला ट्रायंगल सी है और ट्रायंगल सी, ये दो जो है ये ट्रायंगल ए है,
ये दोनों लॉस हुआ प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्राइस डिक्लाइन हो गई, प्राइस डिक्लाइन की वजह से इसको लॉस हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, अब आगे इफेक्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर डिमांड इनइलास्टिक हो, डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो रही, डिमांड ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती क्वांटिटी चेंज होने की वजह से, तो उस सूरत में जो इफेक्ट आएगा वो इस तरह सप्लाई को इनइलास्टिक करेगा। वो ये देखें यहाँ पे उसने सप्लाई इनइलास्टिक कर दी। गेन टू कंज्यूमर इज रेक्टेंगल ए माइनस बी एंड द लॉस प्रोड्यूसर रेक्टेंगल ए बी, द प्राइस कंट्रोल एंड नेचुरल गैस शॉर्टेज। अच्छा चलिए, ये ऐसा पर बात कर रहा है। हम काम की बात पे आते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ कंपैरेटिव मार्केट। व्हेन डू comparative markets generate an inefficient allocation of sources or market failure। कंपैरेटिव मार्केट समटाइम सोर्सेज इनएलोकेट करते हैं, उसका क्या नुकसान होता है कि मार्केट फेलियर हो जाती है। एक्सटर्नलिटीज बात कर रहा है, कॉस्ट और बेनिफिट दैट डू नॉट शो अप एज ए पार्ट ऑफ मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, ये वो चीजें हैं यानी कि ये नुकसान है, लॉस है, जो कि रूटीन में नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस को अफेक्ट करता है, मार्केट प्राइस का हिस्सा बनता है। Imperfect information prevents consumer from making utility maximizing decisions। अगर इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उससे कंज्यूमर जो है एक हेल्दी डिसीजन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा अपनी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस मार्केट कैन इंक्रीज एफिशिएंसी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन विदाउट अ मार्केट फेलियर क्रिएट्स इनएफिशिएंसी एंड डेड वेट लॉस। समटाइम गवर्नमेंट जो है उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और समटाइम क्या होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से मार्केट फेलियर तो नहीं होगा, लेकिन इनएफिशिएंसी या डेड वेट लॉस जरूर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, when price is regulated to be no higher than P1, the dead weight loss given by triangle B and C। ये जो है ये डेड वेट लॉस है जी, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गई है। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? बेसिकली क्या है कि जब प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी Q0 से Q1 पे आ गई। क्यों? क्योंकि कह लें सप्लाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिमांड ये है। तो जब डिमांड प्राइस कम सेट कर दी, अब डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में चीज अवेलेबल ही नहीं है, जो उनके पास है वो लोग ले जाते हैं, उसके अलावा अवेलेबल ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि ये नुकसान हो गया कि ये बी और सी का जो ये डेड वेट लॉस हो गया। ये आगे बात वही कर रहा है। नेक्स्ट आता है ये मिनिमम प्राइसेस। Periodically, government policy seeks to raise price above market clearing level. We will investigate this by looking at price floor and minimum wage। जी समटाइम जो है मार्केट क्लियरिंग से ही प्राइस हाई चले जाती है, जिस तरह आजकल शुगर के साथ हुआ था कि चीनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर चेक किया जाता है कि प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस क्या है और मिनिमम वेज क्या है। ठीक है, अब देखिए प्राइस जो है वो मिनिमम ये है, इससे प्राइस अप पर चली गई, मिनिमम प्राइस की सेट कर दी। शुगर के साथ यही हुआ है ना कि शुगर की प्राइस शुगर को एकदम हाई प्राइस करके तो 173 प्राइस सेट कर दी शुगर की। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा प्राइस जानबूझ के इंक्रीज की गई ताकि उससे कम करके प्राइस हाई सेट की जाए। ये इन्होंने इस काम किया जी, शुगर 150 थी तो इन्होंने 210 कर दी। शुगर बहुत महंगी हो गई, बाद ये 173 हमने प्राइस सेट कर दिया, तो लोग खुश हैं जी, चीनी की प्राइस कम कर दी, हालांकि प्राइस 23 रुपये ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारा थोड़ा सा जेन भी तो मौफ है ना। ठीक है, इस वजह से हमारे जेन काम नहीं करते। खैर चलें, हम Q1 से Q2 पे आए, फिर Q0 से Q2 पे आए, Q0 से Q3 पे आए। क्या हुआ? द चेंज इन द प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी A माइनस C माइनस D, A माइनस C माइनस D, जी जो डी। ठीक है, कि जो प्रोड्यूसर है वो जाहिर सी बात है फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो प्राइस ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई, सप्लाई अल्टीमेटली ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को सरप्लस तो है ही है, उसकी चीजें बेशक कम बिक रही हैं, लेकिन वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। हाँ, इससे ये होगा कि नए प्रोड्यूसर्स मार्केट में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो डिमांड ही नहीं है ऑलरेडी, प्राइस ज्यादा है। फर्म्स आर नॉट अलाउड टू पे लेस देन मिनिमम वेजेस, दिस रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये बात है कि जब प्रोड्यूसर्स को ये बाउंड किया जाता है कि जी आपने इससे कम पे नहीं करना, तो अनएम्प्लॉयमेंट के खतरात बढ़ जाते हैं। कैसे? देखिए जी, गवर्नमेंट ने 37,000 में हम मिनिमम जो है वो वेज मुकर्रर कर दिया, जैसे सैलरी मुकर्रर कर दी है। आज हम बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें जो टीचर्स मौजूद हैं, जिन्हीं के छोटे मोटे ना बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं नाम नहीं लूंगा, आप स्कूल जो बड़े स्कूल्स हैं आप उनकी बात कर लें कि उनके टीचर्स को सैलरीज 30,000 से 40,000 की रेंज में मिल रही हैं। हाईली एजुकेटेड लोगों को ये सैलरीज मिल रही हैं। इससे क्या होता है
कि वो लोग गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे, और जो बंदा उसमें रजिस्ट करता है जी 30,000 सैलरी ऑफर हो रही है, वो कहता है जनाब 37 तो गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरी है, उसे कहते हैं ठीक है जनाब आप कहीं और जॉब कर लें। ये बड़े स्कूल की मिसाल दे रहा हूँ, और आप देखेंगे अगर छोटे स्कूल में आ जाए तो सैलरीज कहाँ पे चली जाएंगी, वो 10 12 12 15 हज़ार पे आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करेंगे। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, आप उनके कभी ग्राफ चेक करें, उनके अकाउंट चेक करें, या उनकी देखें, खुद उनकी कैलकुलेशन करें, तो आपको अंदाजा हो कि वो 2 स्टूडेंट से इतनी फीस लेते हैं जितनी वो टीचर को पे कर रहे हैं, तो क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। खैर चलिए हम इन चीज़ों पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ एयरलाइन रेगुलेशन बाय द सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड। अच्छा ये फारिग कराएं, वही पिछला ग्राफ ही है जी। एनालिसिस ऑफ कंपेटिटिव मार्केट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास, अभी यहाँ पे ग्राफ है जो कह रहा है टू मेंटेन अ प्राइस पीएस, ये प्राइस मेंटेन करने के, तो गवर्नमेंट बायस क्वांटिटी क्यूजी। अब प्राइस हाई हुई है, इंक्रीज की गई है, तो इससे क्या हुआ, डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर जो पिछला बीच वाला जो है ये गवर्नमेंट बाय कर लेती है। ठीक है, इसे बाय गवर्नमेंट कर लेगी ताकि प्राइस जो वो स्टेबल रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। द चेंज इन द कंज्यूमर सरप्लस माइनस ए माइनस बी एंड द चेंज इन द प्रोड्यूसर सरप्लस ए प्लस बी प्लस बी। कंज्यूमर का सरप्लस जो है ये माइनस ए माइनस बी को इतना इशू नहीं है, जब इसकी कैलकुलेशन नीचे आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन खैर वो कुछ शो कर रहा है क्योंकि इस कंज्यूमर और सरप्लस प्रोड्यूसर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये माइनस में शो कर रहा है, ये पॉजिटिव में शो कर रहा है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है वो तो ए और डी का ए और बी का सरप्लस अर्न कर रहा है, जबकि प्रोड्यूसर जो डी भी अर्न कर रहा है, जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है। ठीक है, वो गवर्नमेंट से भी कमा रहा है। यहाँ पे आगे हमारे पास आता है न्यूमेरिकल बेस एक्टिविटी आएगी, ये आ गई। हाँ, इसको हम डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल इस लेक्चर में सिर्फ यही हमारे काम की बात है। वो कहते हैं जी 1981 चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस माइनस ए माइनस बी क्या था, जो प्राइसेस है, प्राइस है पी नॉट और ये पी वन है। अच्छा ये पी वन, पी नॉट, ये पी वन है क्योंकि वो कर रहा है। अब दोनों के प्राइस डिफरेंस लिया 3.7 माइनस 3.46, और जो क्वांटिटी थी ये जी क्वांटिटी है 2566, पी वन पर 2566 है जी। इनको मल्टीप्लाई किया तो जो पैसा अर्न किया गया वो 616 मिलियन डॉलर्स आया। ये चेंज इन सरप्लस ए है। बी पे आएंगे तो बी को वन, जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू चेंज इन प्राइस इंटू चेंज इन क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी चेंज हुई 2630 और 2566, तो वो 8 मिलियन आया। तो दोनों को जमा कर लेंगे हम तो 624 मिलियन जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है जी। ये नेगेटिव इसलिए शो किया क्योंकि इस कंज्यूमर को सरप्लस हुआ है, इसका प्रोड्यूसर को फायदा नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली 122 मिलियन बुशल जो गवर्नमेंट ने परचेज किए, ये वाले ये जो पोर्शन है इन दोनों का डिफरेंस जो है 122 मिलियन आता है, ये गवर्नमेंट ने परचेज किया, इसकी प्राइस 3.7 है, तो 452 मिलियन गवर्नमेंट ने परचेज कर दिया, टोटल कास्ट 624 प्लस 452 1076 मिलियन आ गई टोटल कास्ट। तो गेन कितना आया, गेन माइनस करके देख लें, ये कितना 624 है। तो टोटल गेन आ गया ए बी सी, तीनों को जमा कर लें, ए बी और ये सी, तीनों को जमा किया तो टोटल गेन आ गया गवर्नमेंट पे 638 मिलियन का। सी कौन सा वैसे, चले खैर, टोटल गेन उसने लिखा हुआ है 638 मिलियन का। गवर्नमेंट आल्सो पे 30 सेंट पर बुशल, जो गवर्नमेंट है वो 806 मिलियन जो है वो पे कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पे कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, सब्सिडी के तौर पर भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलेंगे इंपोर्ट कोटा एंड टैरिफ। Many countries use import quotas and tariff to keep the domestic prices of product above. अब गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सी गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक कोटा रख रही है ताकि जो प्राइसेस हैं वो अपनी इंटरनल प्राइसेस जो वो मेंटेन है। ये ज़्यादातर बहुत सी गवर्नमेंट्स करती हैं, इसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा, यूएस करता है वो खासकर चाइना के प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने वो भी सेल करनी होती है। इन फ्री मार्केट द डोमेस्टिक प्राइस इक्वल टू वर्ल्ड प्राइस, जो इन फ्री मार्केट में जो डोमेस्टिक प्राइस है वो वर्ल्ड की प्राइस पर सेट की यानी कि इक्वल होती है। बाय एलिमिनेटिंग इंपोर्ट्स द प्राइस इज इंक्रीज टू पी नॉट। अगर इंपोर्ट्स हम एलिमिनेट कर दें तो प्राइस जो है वो पी नॉट पे चले जाएगी, ये हमारा पी नॉट है।
ओके हो गया। द गेन ऑफ एरिया ए, ये जो है ये गेन हो जाएगा अगर हम इंपोर्ट से एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए ये रिसेंटली बायकॉट हुआ, बायकॉट की वजह से क्या हुआ कि हमारे मुल्क की प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा सेल होना शुरू हो गई, तो हमारे मुल्क के लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। प्राइस इंक्रीज की तो अल्टीमेटली लोग फिर दूसरे शिफ्ट होना शुरू हो गए, लेकिन खैर उन्होंने ये प्रॉफिट अर्न किया, ये गेन अर्न किया। सो द डेड वेट लॉस इज बी ओ सी, और ये वो वाला डेड वेट लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस है और सप्लाई डिमांड का, ये पोर्शन जो है वो डेड वेट लॉस हो गया। आगे चलेंगे। इंक्रीज इन द प्राइस कैन बी अचीव्ड बाय कोटा और टैरिफ एरिया ए गेन। अच्छा ये बात वो वही ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ। नेक्स्ट चलेंगे जी, लेसन नंबर 29 है जी, एन एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव मार्केट, वही हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ले जी अब शुगर कोटा की बात होने लगी है। द वर्ल्ड प्राइस ऑफ शुगर हैज एज बिलो एज 4 सेंट पर पाउंड व्हाइल द यूएस हैज प्राइस 20 to 25 सेंट पर पाउंड। वर्ल्ड की प्राइस, ये पुरानी बात हो रही है 1997 की, अब की नहीं है खैर, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 30 साल पुरानी बात हो रही है। जो ओवरऑल वर्ल्ड की प्राइस है 4 सेंट पर पाउंड है, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन यूएस जो है वो 25 सेंट जो पर पाउंड का चार्ज कर रहा है। तो द इम्पैक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मार्केट, यूएस प्रोडक्शन 15.6 बिलियन पाउंड्स, यूएस कंजप्शन 21.1 बिलियन पाउंड। अब यूएस की कंजप्शन जो है तकरीबन 4.5 पाउंड बिलियन पाउंड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये उसने मंगवाने हैं। तो यूएस प्राइस 22 सेंट पर पाउंड है और वर्ल्ड प्राइस जो है 11 सेंट पर पाउंड होगी। इसलिए 4 सेंट, ये भी 11 सेंट है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ 4 सेंट, 11 सेंट है, ठीक है। ठीक है जी। शुगर कोटा, आप देखें ये जी शुगर की सप्लाई है यूएस के अंदर, ये शुगर की डिमांड है यूएस के अंदर, तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जितना भी पोर्शन है ना यहाँ बी और डी सी तीनों का, ये अजाफी पोर्शन है जी। द कॉस्ट ऑफ कोटा टू कंज्यूमर वाज ए बी सी डी आर 2.4 बिलियन डॉलर्स, द गेन टू प्रोड्यूसर्स वाज एरिया ए और 1 बिलियन डॉलर। ये ए जो एरिया है ये प्रोड्यूसर का है जिन्होंने वहीं प्रोड्यूस किया यूएस के अंदर, और जब बाहर से इम्पोर्ट की तो अल्टीमेटली प्राइस कम हुई, और बाकी जो है जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने यूएस को एक्सपोर्ट किया या जो यूएस के लिए इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने ये पैसा कम किया। ठीक है जी। अब यही वो आगे यही बातें करेगा। द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और सब्सिडी, अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है टैक्स और सब्सिडी का। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स पार्टली ऑन कंज्यूमर एंड पार्टली ऑन प्रोड्यूसर। कोशिश तो ये की जाती है कि जो टैक्स का बर्डन है कुछ प्रोड्यूसर पर कुछ कंज्यूमर पर डाला जाए, लेकिन हकीकत में दोनों पे डलता है, सिर्फ कंज्यूमर पे डलता है। क्योंकि आप जब इनकम टैक्स लगाएंगे कंपनीज पे तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगी, प्रॉफिट बढ़ने से वो अपने टैक्स को मीट करेंगे, अपना प्रॉफिट वही अर्न करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका बर्डन भी उस पर कंज्यूमर पर आता है। लेकिन खैर यहाँ पे जो बात हो रही है हम उसको कंसिडर करेंगे, हम अजम्पशंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसने सॉरी हम अजम्पशंस पे चलेंगे, हम रियलिटी पे नहीं जाएंगे। तो उसने अब ये कह दिया है जी कुछ बर्डन जो इनकम टैक्स का बर्डन है वो प्रोड्यूसर पर है और सेल टैक्स का बर्डन जो है कंज्यूमर पर है। पीबी इज द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, पीबी जो है वो प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स है। पीएस इज द प्राइस सेलर रिसीव, ये प्राइस सेलर रिसीव करता है टैक्स के अलावा। द बर्डन ऑफ टैक्स इज स्प्लिट इवेंचुअली। अब पी नॉट जो है ये वो प्राइस है जो एक सेलर पे करेगा, सॉरी एक बायर पे करेगा, उसकी बारह जो ये टैक्स का पोर्शन है जो कि सेलर ने पे करना है, ऊपर वाला टैक्स का पोर्शन जो बायर ने पे करना है, और बायर को ये प्राइस इन शॉर्ट चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि देखें एक चीज की प्राइस 100 रुपए रखी गई, उसका कह लें कि 20 रुपीज प्रॉफिट है, तो इस 20 रुपीज का कितना ऑलमोस्ट 7 रुपीज जो है वो टैक्स पे हो रहा है, यानी कि 30-35% टैक्स पे होता है। तो हम 7 माइनस कर देंगे तो जो कॉस्ट आ गई वो 93 आ गई जो प्राइस। तो ये पी एस जो है वो 93 है, ये जो है ये 100 है, लेकिन इस 100 में 18% जो है सेल टैक्स शामिल कर दिया जाता है, तो प्राइस 118 हो गई। अब ये 118 जो है वो कंज्यूमर ने पे की है, तो ये टैक्स कंज्यूमर ने पे किया है, ए वाला डी वाला उसने पे किया है प्रोड्यूसर ने, दोनों पे टैक्स का बर्डन डिवाइड हो गया। कहाँ पे डिवाइड? प्रोड्यूसर को तो 93 की बन रही थी, तो सारे के सारे प्रोड्यूसर उसने कंज्यूमर नहीं पे किया। खैर आगे चलेंगे। बर्डन ऑफ बाय, बर्डन ऑफ सेलर्स बता चुका हूं मैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आता है सब्सिडी का मामला।
विद द सब्सिडी द सेलिंग प्राइस पीबी इज बिलो द सब्सिडी प्राइस पीएस सो दैट, अच्छा ये सब्सिडी प्राइस है यानी कि थोड़ी सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है जी, ये पोर्शन सब्सिडी का है, दैट्स फाइन, ताकि प्राइस कम हो और डिमांड को मीट किया जा सके। ओके जी, मान लेते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपैरेटिव स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।